गाज़ा में इसराइली जहरीत का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक 12,000 से ज़्यादा अफराद, इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, बूढ़े अफराद भी शामिल हैं, ये अब तक हलाक हो चुके हैं इस हमले में इसराइल की जहरीत के। लेकिन इसके साथ जो ज़्यादा अहम बात समझने की है वो ये कि ये नाम नहाद मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, अरब ममालिक के हुक्मरान, अरब ममालिक के बादशाह, अरब ममालिक के आमिर और जो बाकी मुस्लिम दुनिया है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के 50 के लगभग ममालिक हैं, इनमें वाज़ेह अक्सरियत ऐसे ममालिक की है जहाँ पर या तो बादशाहों का राज है या आमरों का राज है या हाइबर्ट निज़ाम के तहत सिस्टम चल रहे हैं, जमहूरियत तो यहाँ है नहीं। तो ये किस तरह अपने अवाम को इस जंग की बुनियाद पर इसराइल ने जो जहरीत की है, इसकी बुनियाद पर किस तरह अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले पॉलिटिक्स को और हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करने वाले तमाम व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अब तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ऐसे तमाम इवेंट्स को हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ, रेफरेंसेस के साथ पेश कर सकें। तो अब हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि मुसलमान मुल्क, अरब ममालिक किस तरह अपने अवाम को, जिस तरह वो बेवकूफ़ बनाते आए हैं, आपकी बात नहीं है, इनकी पूरी तारीख है अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की, चूँकि अवाम के सामने जवाब दे तो ये है नहीं है, इनका इक़्तिदार अवाम से तो हासिल हुआ नहीं है, तो ये किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका हालिया अभी एक बहुत बड़ा ड्रामा, आप उसको थिएटर भी कह लें, एक तरह का थिएटर सजा था 11 नवंबर को, जब अरब समिट और इस्लामिक समिट और अरब लीग का मुश्तरका इजलास हुआ था। ये इजलास पहले अरब लीग का अलग होना था, लेकिन अरब लीग के अंदर इस जंग को लेकर इतनी ज़्यादा डिवीजन थी मुख्तलिफ ममालिक के नुक्ता नज़र में कि उन्होंने कहा चलो कुछ मुसलमान मुल्कों को भी साथ बिठा लो। तो फिर ये जॉइंट इजलास बन गया OIC का, जिसके 57 मेंबरान हैं, जिसको इस्लामिक अरब समिट इजलास भी कहा गया। आप इस इजलास में आप देखिए जो थिएटर सजाने वाला कौन था? थिएटर सजाने वाला था सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अब ये मोहम्मद बिन सलमान है कि जो सऊदी अरब का वली अहद है, जिसने भी सऊदी अरब में जो ये हुक्मरान तबका आले सऊद की हुक्मरानी है, इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से जिस तरीके से इस ख़ानदान ने सऊदी अरब पर कब्ज़ा किया हुआ है, सऊदी अरब नहीं, सऊदीया तो उसने अपने ख़ानदान पर नाम रखा हुआ है, यानी अरब के इस इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसने इस सऊदी बादशाहों की, शहजादों की अय्याशियों को समझना हो तो बहुत बेहतरीन तहकीक हुई है, जिसकी दुनिया भर में ट्रांसलेशन हुई है, दुनिया भर में इसको थीसिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये किताब है दी हाउस ऑफ साउद, ये डेविड होल्डन और रिचर्ड जॉन्स की, बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं, इनकी किताब है, जिसको पूरी दुनिया में एकेडमिक हलकों में भी माना जाता है। इस किताब के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो सऊदी बादशाह हैं उनकी असलियत क्या है। ख़ास तौर पर 2 मिसालें आपको दूंगा। एक, जिस तरह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ था, कितना बड़ा वो शराबी था, 1953 से 64 तक उसने सऊदी अरब पर हुकूमत की, कितना बड़ा वो शराबी था, अय्याश था, ओबाश था, ख़वातीन के साथ उसके कैसे ताल्लुकात थे, क्या वो अय्याशियाँ करता था, सब कुछ मिलेगा हमें। उसके बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ जो 1982 से 2005 तक सऊदी अरब का बादशाह रहा, कितना बड़ा अय्याश था, जवारी था, शराबी था, लेबनान की डांसिंग गर्ल्स के साथ किस तरह के उसके ताल्लुकात थे, कैसे उनके साथ वो रातें गुजारता था, सब कुछ सऊदी बादशाहों के बारे में इस किताब में मौजूद है। अब असल में ये चीज़ ज़्यादा काबिल मज़म्मत नहीं है कि किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में वो जो भी हरकत करे, सकनात करे, उसका वो ज़ाती ज़िंदगी है। असल इशू ये है कि ये जो सऊदी बादशाह अपने मुल्क में, सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते आए हैं। कोई औरत अगर कार चलाए उसको सज़ा दी जाएगी, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आम लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते, लेकिन ख़ुद ये भरपूर तरीके से अय्याशियाँ करते आए हैं। और आप इसी ख़ानदान के एक चश्मो चिराग
محمد بن سلمان کی حکومت ہے کہ جو اپنے انکلز کی طرح کی، جو اس کے انکلز رہے، شاہ فہد جیسے، سعود جیسے جو عیاش لوگ تھے، وہ تیل کی قیمت پر پلتے تھے، لیکن اب چونکہ عیاشی کرتے تھے. اب محمد بن سلمان کو پتہ ہے کہ تیل دنیا کی ضرورت اس طرح نہیں رہی، امریکہ، یورپ اور باقی دنیا جو ہے وہ شیل گیس پر آ گئی ہے، تیل اس طرح آج دنیا کی ضرورت نہیں رہی. تو اب محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب جو پوری مسلم دنیا میں سنی شیعہ فسادات کرانے کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، سنی شیعہ تقسیم کروانے کے حوالے سے فنڈنگ کرتا رہا 50s 60s 70s 80s 90s میں، وہ سعودی عرب جو اسلام کا نام لے کر پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ممالک کے اندر انتہا پسند تنظیموں کو پیسے دیتا رہا دہشت گردی کرنے کے لیے، وہ محمد بن سلمان اپنے ملک میں اب ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈانس پارٹیاں کروا رہا ہے، نائٹ پارٹیاں کروا رہا ہے، ایکٹر اور ایکٹرز کو بچوا کر وہاں ان کے ڈانس کروا رہا ہے، وہاں کلب کھول رہا ہے. چونکہ ٹورزم آئے، پیسہ آئے، تیل سے تو پیسہ ملنا نہیں ہے، یعنی پوری مسلمان ملکوں کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونک کر اب یہ خود عیاشی، اپنے ملک میں عیاشی کھولنا چاہتا ہے تاکہ ٹورزم زیادہ آئے. اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ابھی جو اسرائیل یہ جارحیت کر رہا ہے غزہ پر، اس پر دنیا کا ہر درد مند شہری جو ہے وہ زبردست مذمت کرتا ہے اسرائیل کی، لیکن سعودی عرب خود بھی، چونکہ پاکستان کی ریاست خود سعودی عرب سے لیتی ہے، پیسہ لیتی ہے، تو پاکستانی میڈیا دکھاتا نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیں 2015 سے لے کر اب تک سعودی عرب یمنی جنگ کے اندر کتنے معصوم افراد کو ہلاک کرا چکا ہے. 11,000 بچوں کو، 11,000 معصوم بچوں کو سعودی عرب یمن میں ہلاک کروا چکا ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ عام سویلینز جو معصوم لوگ تھے، فوجی نہیں تھے، وہ سعودی عرب نے یمن میں مروائے، یمن میں ہلاک کروائے. وہ بھی بے گناہ تھے، وہ بھی غریب لاچار معصوم تھے، بچے تھے، مائیں تھی. تو سعودی عرب نے یمن میں جس طرح وہی فرقہ وارانہ جنگ کروائی، کشیدگی کروائی. تو اب یہ سارا تھیٹر اس نے سیٹ کیا تھا، محمد بن سلمان نے سیٹ کیا تھا. اور اس تھیٹر کے جو بڑے اداکار تھے ان میں 2-3 کا آپ کو نام لوں گا، چونکہ غیر جو اہم ملک ہے ان کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں اب آپ دیکھیے جو مصر کا عبد الفتاح السیسی تھا، اب یہ عبد الفتاح السیسی وہ ہے جو اپنا رفح کا بارڈر نہیں کھول رہا کہ غزہ کے اندر جو لوگ گولہ باری سے، جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں، وہ آ کر پناہ لے پائیں مصر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ فتح السیسی خود بھی ایک آمر ہے، بندوق کے دم پر آیا ہے. اس نے مرسی کو اقتدار سے ہٹا کر اس کو سزائے موت دلوائی، اور پھر اب خود فتح السیسی وہاں اقتدار کر رہا ہے. ہر طرح کی مصر میں آزادیاں، کسی طرح کی آزادیاں نہیں ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ، 10 کروڑ سے زیادہ یہ مسلمانوں کا بڑا ملک ہے، لیکن فتح السیسی وہاں فرد واحد کے طور پر ایک جابرانہ نظام قائم کر بیٹھا ہوا ہے. الاخوان المسلمین کے مرسی کو اس نے ہٹایا تھا، اور اب وہ غزہ کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں لینے دے رہا کہ کہیں اس طرح ان میں الاخوان المسلمین کے لوگ بھی شامل نہ ہو جائیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی کچھ نہیں کر پا رہا. یہ جو مصر کا آمر بیٹھا ہوا ہے 10 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں پر وہاں پر حکومت کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بڑا ایکٹر ترکی کا جو صدر رجب طیب اردوان ہے. اب یہ اردوان سے آپ جتنی مرضی تقریریں کروا لیں، باتیں کروا لیں، لیکن اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ یہ اردوان 2003 سے 2014 تک ترکی کا پرائم منسٹر رہا. اس کے بعد اس نے زیادہ اختیارات لینے کے لیے ریفرنڈم کرا کر آئین ہی چینج کیا، اور 2014 کے بعد یہ ترکی کا صدر بن گیا. اب تک ترکی کا صدر ہے. درمیان میں الیکشن ہوتے ہیں اور ڈرامہ ایک رچایا جاتا ہے، جس طرح باقی مسلمان ملکوں میں الیکشن کا ڈرامہ ہوتا ہے. تو طیب اردوان نے اپنے ملک میں ہر طرح کی اپوزیشن کو سپریس کیا ہوا ہے. میڈیا کو اس نے بالکل پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. آزادی اظہار رائے پر وہاں سخت پابندیاں ہیں. اردوان کا اپنا بیٹا بلال اردوان یورپ کے ایک کرپٹ مافیا کا حصہ ہے، کرپشن مافیا کا حصہ ہے. وہ طیب اردوان بھی زبانی کلامی بڑا چڑھ کے جناب اسرائیل کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، عملی طور پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. یہاں پر 2 ملک ایسے ہیں عرب، جو ایک تو متحدہ عرب امارات اور ایک بحرین، یہ تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی جس طرح کی معیشتیں ہیں، اکنامکس ہیں، ان کو ٹورزم چاہیے، بزنس چاہیے، پراپرٹی کا جو باہر سے سارا پیسہ وہ چاہیے،
ब्लैक मनी चाहिए, दुनिया भर से लूटा हुआ पैसा जिस तरह दुबई में लाया जाता है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता इसराइल के साथ किसी तरह की सफारती डिप्लोमेटिक चपकलिश। इसराइल को ये मानते भी हैं और अब ये खुलकर इसराइल की सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिर्फ दो मुल्क ऐसे थे, दिलचस्प बात है, अल्जीरिया जैसे और लेबनान जैसे, जो खुलकर ये कह रहे थे कि भाई कुछ तेल रोको, कोई ऑयल रोकने की कोशिश करो, कुछ अमली तौर पर स्टेप्स उठाओ इस इसराइल की जंग के खिलाफ। लेकिन कोई भी और मुल्क इनके साथ शामिल नहीं था। अब इसमें जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की चूंकि गुज़िश्ता कई सालों से माशी सूरत हाल इतनी सख्त ख़राब चली आ रही है, पाकिस्तान खुद अरब ममालिक से पैसा लेता आया है, पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है। तो पाकिस्तान की अब मौजूदा दौर में वो वाली से है नहीं जो एक ज़माने में से थी। एक ज़माने में पाकिस्तान की बात को माना जाता था, मुस्लिम दुनिया में तस्लीम किया जाता था, पाकिस्तान एक आवाज़ थी, ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। आज पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों से चल रहा है, अपनी इसकी माशी सकत है नहीं, तो उसकी क्या सुनी जाए। तो ये वो चंद मिसालें थीं, ये वो चंद ऐसे हक़ाइक़ थे जो हमें समझना ज़रूरी है कि मुसलमान ममालिक, अरब ममालिक के हुक्मरान, अरब ममालिक के बादशाह किस तरीके से अपने अवाम को इसराइल की इस जंग के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। वो ना लड़ सकते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, ना उनमें लड़ने की सकत है। ये सब ज़ुबानी कलामी बातें कर रहे हैं। खुद अमेरिका की प्रॉक्सीज हैं। मैंने आपको कहा कि सऊदी अरब, इंग्लैंड और फ्रांस का बनाया हुआ मुल्क है। ये अक्सर खलीजी ममालिक जो हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने बनाए हैं। तुर्की को आप देख लें किस तरीके से अमेरिका सहारा देता आया है कोल्ड वार में, नेटो की सूरत में। हाँ, इसमें एक मुल्क जो मुसलमानों का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया, वो भी इसमें शामिल था, उसका मुझे जिक्र लाजमी करना है। जोको विडोडो जिसके सदर हैं। अब इंडोनेशिया की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की है, यानी मुसलमानों का एक तरह से सबसे बड़ा मुल्क। लेकिन इंडोनेशिया पर तनकीद इसलिए नहीं की जा सकती कि इंडोनेशिया ने कभी भी, इंडोनेशिया के किसी हुक्मरान ने कभी भी अपने आप को पूरी मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार कहा भी नहीं। कभी इंडोनेशिया ने दावा नहीं किया कि मैं मुस्लिम दुनिया का लीडर हूँ, मैं मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार हूँ, मुस्लिम दुनिया के जो भी इश्यूज हो रहे हैं उनमें इंडोनेशिया को उसका हल करना है। इंडोनेशिया ने कभी ऐसा दावा किया ही नहीं। इंडोनेशिया अपने मामलात को देखता है, अपने हद तक रहता है, वो इस तरह के कभी दावे करता भी नहीं जिस तरह ये अरब ममालिक करते हैं, तुर्की करता है, पाकिस्तान करता है। तो एक मरतबा फिर इस जंग ने साबित कर दिया कि ये मुसलमान ममालिक के जो अक्सर बादशाह हैं, आमिर हैं, हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड सिस्टम के तहत चलने वाली हुकूमतें हैं, ये अमली तौर पर कुछ भी करने के काबिल नहीं है। अब देखना ये होगा कि इन अरब ममालिक में, इन मुसलमान ममालिक के अवाम जो हैं वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। क्या अवाम के बाद समझ जाएंगे कि हमारे हुक्मरान हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे बादशाह, हमारे आमिर हमें मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम उम्मा के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, अमली तौर पर कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ये अब हमें देखना होगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए इन मुल्कों के अवाम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जागें, बेदार हों, तहरीकें चलाएं। यही उम्मीद हम रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।